नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। कोविड संक्रमण हर दिन एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पूरी तत्परता के साथ पालन करें। घर से बाहर या फिर दफ्तर में काम करते वक्त मास्क ज़रूर पहनें, हाथों को और चेहरे के हाइजीन को एकदम मेंटेन रखें। और आज इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कोविड के एक बेहद अहम पहलू का, कि कैसे जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया है कोविड-19 की, वो कुछ क्या है, कैसे आप इस प्रक्रिया में जाएं अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो। और इस बारे में सटीक सलाह देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ फ़ोन लाइन भी हमारी खुली होगी। हमारी फ़ोन लाइन का नंबर है 011-233-87-031 और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, जिसका एड्रेस है @DD News Live। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ को एंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह और साथ ही साथ हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे जो कि आपके विशेषज्ञ राय की जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर GD पुरी जो कि डीन और HOD हैं, एनेस्थेसिया एंड इंटेंसिव केयर इंचार्ज कोविड-19 PGIMR चंडीगढ़। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NIHFW से। आप सभी तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे को एंकर हैं। हम अपने खास मेहमानों से राय जानेंगे, हमारे सहयोगी भी आपके सवाल लेंगे। लेकिन आइए एक बार हम देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है पूरे देश भर में कोविड की। देश भर में कोरोना के मामलों में अगर देखें तो बढ़ोतरी फिलहाल जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,29,113 मरीज उपचार करवाकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ रिकवरी रेट 81.99% हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 35,66,398 है और बीते 24 घंटे में देश भर में 3,980 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.09% हो गई है और मृतकों का कुल आंकड़ा 2,30,168 हो गया है। ये ताज़ा आंकड़े हैं फिलहाल, लेकिन ये जंग जारी है और काफ़ी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत अब तक 29,67,75,209 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,23,131 कोविड नमूनों की जांच की गई है। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया होगी, ब्लड सैंपलिंग होगी और साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो कैसे वो इस पूरी प्रक्रिया में जाए। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता, हमारे को एंकर अमृतपाल सिंह। सबसे पहले हम डॉक्टर सुरुचि शुक्ला आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो थोड़ी सी भी जो सिम्टम्स आते हैं उसके बाद लोगों के मन में तेज़ी से भय आ जाता है। लोग तेज़ी से टेस्टिंग के लिए भागते हैं। सबसे पहली बात जो टेस्टिंग होती है वो RT-PCR होती है, एंटीजन होती है। एंटीजन की कंपैरेटिवली RT-PCR की स्थिति क्या कुछ है, और साथ ही साथ सही टाइम अगर किसी को किसी तरीके के इन्फेक्शन महसूस हो रहा है तो वो कितने दिनों बाद या कब जाँच कब कराए। डॉक्टर सुरुचि। नमस्कार, मुझे DD न्यूज़ पे लाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है कि जैसे इस समय लोगों को कोई भी सिम्टम आ रहा है वो परेशान होकर टेस्टिंग की तरफ भाग रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इस समय जो भी बुखार है, अगर फ्लू के सिम्टम्स के साथ है, सर्दी खांसी बुखार के साथ है, तो उसमें पूरी की पूरी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से पैंडेमिक एरा का टाइम है तो कोई भी बुखार अगर है और अगर आपको टेस्टिंग की सुविधा, जैसे आप कोई छोटे विलेज लेवल पे हैं या कहीं और रिमोट लेवल पे हैं जहाँ टेस्टिंग की सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो उसको एक कोविड की तरह ही उसको मान के, कोविड बुखार मान के ही उसका ट्रीटमेंट और जो नियरेस्ट आपको फिजिशियन अवेलेबल है, नियरेस्ट डॉक्टर अवेलेबल है, वहाँ पे आप दिखा के इसकी संभवतः जो भी इसकी ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी चीज
टेस्टिंग के लिए आपने पूछा है, तो टेस्टिंग हमारे पास एंटीजन, कोविड एंटीजन किट्स भी अवेलेबल हैं, जो रैपिड किट्स हैं। हमारे पास आरटीपीसीआर किट्स अवेलेबल हैं। एंटीजन किट्स की सेंसिटिविटी, अगर एंटीजन नेगेटिव है तो उतना उसको सेंसिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लो वायरल लोड नहीं पकड़ पाते हैं एंटीजन में। इसलिए आरटीपीसीआर हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। आरटीपीसीआर हर जगह हो रहा है, यूपी में तो खासकर टेस्टिंग बहुत ही अपफ्रंट पे हो रहा है सब। जी। मैक्सिमम टेस्टिंग, मतलब वी आर प्रोजेक्टिंग 1.5 लाख टेस्टिंग भी यूपी में कोशिश कर रहे हैं एक दिन में करने की। तो आरटीपीसीआर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आरटीपीसीआर इज गोल्ड स्टैंडर्ड। जो भी आरटीपीसीआर आ रहा है उसमें उसकी सेंसिटिविटी 90% से ऊपर बोली जा रही है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए वो रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। लोग आजकल सीटी, चेस्ट, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ भी बहुत भाग रहे हैं, जहां पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा आरटीपीसीआर, लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन वो काफी हद तक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि उसमें लो ग्रेड माइल्ड इलनेस को भी इतना सिवियर दिखा के लोग उसमें डर जा रहे हैं। तो मैं अभी भी सबसे यही कहना चाहूंगी कि सीटी चेस्ट की तरफ इतना ना भागे। हाँ, सीवियर मरीज है, मरीज भर्ती है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, तो डॉक्टर्स खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि सीटी चेस्ट करा लीजिए। बट आरटीपीसीआर मुहैया नहीं हो रहा है, इस वजह से लोग सीटी चेस्ट करा कर के परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। तो आरटीपीसीआर बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसको करा सकते हैं। और एंटीजन की सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है आरटीपीसीआर को लेकर। जी, अमृत अब आप सवाल पूछ सकते हैं। GD Puri here. Professor Puri, this is a bilingual show that we are broadcasting simultaneously on DD News and DD India for the benefit of our viewers who understand English. Professor Puri, can you hear me? Yes. All right. Professor Puri, my question to you is, please put on record that who should go for testing. If I get fever, of what symptoms do I get? And after how many days of those symptoms should I go in for testing? What kind of testing should I go in for? Should I go in for rapid antigen or should I go for RT-PCR? We are also seeing that a lot of people are not testing positive in RT-PCR. If my RT-PCR result is negative but my symptoms continue, what should I do? What is the protocol for testing? Currently, in this pandemic, whenever somebody gets some symptoms in the form of fever, loss of smell, taste, diarrhea, people are get worried about that they may not be carrying COVID, and they are rightly so, because it's not only that diagnosing the COVID in a particular or excluding the COVID in a particular individual, it has implications of spread to the others. So if patient is positive, then he has to be isolated. If it is not positive, still he has to take precaution that he doesn't spread the things. And for that you take the mask and other precautions. Yes, which test? If patient is not symptomatic, like if I have got contact with a person and my infectious disease person will say, okay, remain isolated. After 5 days, you take a RT-PCR test and get into the, you can go to your office place or anywhere where you're working. But if you're having symptoms and you are having symptoms which are, serious, like if I'm having symptoms, fever, I can wait for 2 days. In the meantime, I get isolated. But if I'm having symptoms and there is a doubt of saturation, my breathlessness, the serious symptom, I must get whatever is possible quickly, because some places the RT-PCR report will come many days. In other places it will be very quick. So in our hospital, like we get in couple of hours, so we don't recommend this rapid test, RAT, which is normally called. And madam has already said the sensitivity of it is not very good as compared to RT-PCR. So in patients who are not symptomatic, doing a rapid test may not remove their doubt. But who is asymptomatic and gets an RT-PCR is negative, that means he is not carrying the COVID. But whatever it is, whether you have COVID positive test with RT-PCR or with RAT or negative, you need to take precautions once you have symptoms, because it can be falsely negative, as somebody said. It can be falsely negative, so
you keep your all the precautions of not spreading. I hope I have answered that. RT-PCR, as Madam has said, that's the gold standard, and going for CT scan is foolishness. Monitoring your saturation is the only way to manage whether to give any treatment or to keep your, or you say that you are in safe period. Professor, if I get fever, for how many days should I wait to go before I go and get myself tested? Well, it's a very difficult question in this current era. If I have already come in contact with a person, I'll go immediately. If I say, if I'm sitting at home, I have a fever, I should get worried for 2 days. I take, and if it doesn't settle, I should go for the test. Or if I'm getting hypoxic, saturation is falling down. But at the same time, whether you are even getting relieved after 2 days, you must isolate yourself. And why I'm saying not every time you do your test, because there's already quite a bit of load on this testing facilities. So unnecessarily loading these facilities when you are not in a danger zone, you are not hypoxic, you are not intermingling with others, I'll say wait for 2 days. जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी स्थितियां हैं, रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग जा रहे हैं, रिपोर्ट के लिए लोग वेट करते रहते हैं। आज कुछ सिम्टम्स आए किसी भी सामान्य तरीके के जो कोविड से रिलेटेड किए जा सकते हैं, रिलेटेड नहीं कोरिलेट किए जा सके, उसके बाद उस मरीज़ को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आइसोलेट हो जाना चाहिए। रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लगता है। उस बीच में क्या वो जो प्रोटोकॉल की दवाएं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारी दवाएं हैं, डॉक्टर से लोग संपर्क नहीं करते हैं, आइवरमेक्टिन या फिर और सब दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, उस बीच में घबरा कर क्या कोई मेडिकेशन लेना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा? सिम्टम्स हैं, आप घबराए हुए हैं, ऐसे में क्या वो मरीज़ क्या करे? डॉक्टर राकेश कुमार जी। मैं आप करेक्ट कर दूं, मैं डॉक्टर राजेश कुमार बोल रहा हूँ, NIHFW। जी जी। एंड बेसिकली इसमें है ना, देयर आर 3 थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैडम ने बताया, एज अ लेबोरेटरी पर्सन वी गो फॉर 3 टेस्ट। वन इज द रैपिड टेस्ट, वन इज द RT-PCR, then we go for the chest X-ray, and then we go for the HRCT. Now basically the problem what is coming is the patient, there are lots of panic. And when I say about RT-PCR test is when you take the sample from the nasal or throat, sometimes virus doesn't come in the sample. And when it is tested as a RT-PCR, it will be negative. So the problem is then when we do the CT scan, there is lots of lobular and infection is there in the lungs and all. So we have to be very much cautious about all those things. And as you said that the government is working lots of on all those things. We have made the lots of RT-PCR laboratories also. But I will say at the same time, RT-PCR is not a fruitful test. I have seen the incidents that the patient is a stable patient and having all oxygen and all, but the HRCT is showing the value of 23 after 25. नहीं डॉक्टर साहब, वो एक चीज बेहद सिंपल तरीके से जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए RT-PCR नहीं आता, लोग भाग के फिर तेजी से CT के लिए जाते हैं। अभी डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि CT जो है वो लोगों को तकरीबन 300 एक्सरे के बराबर वो सब हार्म पहुंचाती है, रेडिएशन के खतरे रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट ना आई हो, उस बीच में मरीज क्या करे फिर उसको, क्योंकि कंडीशन ये नहीं होती कि नॉन कोविड ट्रीटमेंट वो ले या कोविड प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट ले, वो क्या करे जब तक रिपोर्ट या क्लैरिटी ना आ जाए कि वो पॉजिटिव है या नहीं? आपने बिल्कुल ये सही बात कही। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरा मानना इस बात में कि अगर इस तरीके की कोई पोजीशन होती है तो हमें पेशेंट को प्रिकॉशनली हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। एंड दे हैव टू, डॉक्टर गुलेरिया ने जो बात कही है, ही इज परफेक्टली राइट, बट एट द सेम टाइम symptoms we have to check that. वो बहुत ही मतलब I have seen that the people are dying for that. Dr. Shukla, Ashwini is asking a question.
I have symptoms, I've got tested for RT-PCR. It's taking 3-4 days for my report to come in. What should I do apart from isolating and monitoring my oxygen saturation? Should I start with some medication? Should I start No, with, sir. say, No, sir. paracetamol? No, sir. Start with some sort of medication? No, sir, absolutely not. I have seen lot of people, they are taking remdesivir, they are taking oxygens and all lots of stuffs. But at the same time, but it's a pathetic situation, sir. And government of India is lots of working on all those parameters, and the country is going on some of the worst condition in the history of. Right. Let me tell you one thing. जी अमृत, हाँ सर, मैं एक चीज आपको, people are taking remdesivir, 6 injections, a lot of things and all, but the problem is that we need not to panic. We need not to panic, and we should follow the protocols and all what our government of India is doing. Our Prime Minister, I respect PM Narendra Modi ji. He has given everything to the country, and his efforts has given the oxygen plants, everything is giving to हाँ the वो country. सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए। डॉक्टर साहब आप एकदम सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, करमचंद जी। करमचंद जी आप अपना सवाल पूछें। मैं सर 2013 में ना मुझे सांस की तकलीफ हुई थी, मेरी सांस की नाली में ना इन्फेक्शन थी, तो उसकी मैं दवाई ली, मतलब और इनहेलर वगैरह ले रहा हूँ अभी, तो थोड़ा फर्क है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे मतलब महीना 1.5 महीना हो गया, मैं बस में सफर कर रहा था, तो बस में बेहोश हो गया। तो जब चेक कराया तो मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और शुगर कम हो गई थी, इस वजह से मैं बेहोश हो गया था। तो अब तो कुछ थोड़ा ठीक हूँ मैं, जो कोविड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? अब कमजोर हूँ काफी। डॉक्टर सुरजी शुक्ला जी आप हाँ नहीं, मैं बता देता हूँ। जी, आप मैं बताओ। इस पे आपने कौन सा वैक्सीन लिया? कोवैक्सीन लिया, कोविशील्ड लिया? पहले बताइए। अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं लिया जी। अच्छा, नहीं लिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अभी वेट करिए। आपकी एज क्या है? 75 साल है जी। अच्छा, तो आप है ना, भी आप रजिस्ट्रेशन कराइए और अच्छा। आप उसके बाद अपना वैक्सीनेशन लीजिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीनेशन टू एवरीवन। सर इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी साइड सर। इफेक्ट तो नहीं होगा? साइड इफेक्ट तो नहीं होगा कुछ? सर कुछ मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। जी हाँ जी। जो भी कोई कोविड पॉजिटिव हो रहा है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जा रहा है, तो वो डे 1 के सिम्टम के 6 हफ्ते बाद ही वैक्सीनेट कराए। अच्छा जी, जी ठीक है जी। तो जैसे उनका अभी जब भी उनका, आई थिंक मुझे लग रहा है 1 महीना भी उनका हुआ नहीं, तो ही शुड वेट फॉर 1.5 months, दैट इज 6 weeks टू गेट अ फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। Dr. Vaccination is Shukla, a very lot of important. people He should ask go this for that. question that they've taken the first dose of their vaccine, they were due for the second dose, but Right. in the meantime, they got COVID positive. Now, how long after their recovery or testing positive should they wait for going in for their second dose? 6 weeks after the first symptom. 6 If weeks the- after the first. Yes. yes. Again, this is a matter of research. डॉक्टर Nobody- सुरजी एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग, Nobody can comment on that. डॉक्टर सुरजी एक चीज मैं भी पूछना Nobody can चाहूंगा कि comment बहुत on सारे ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता होता है कि थोड़ी बहुत खांसी आई, उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया और बाद में वो ठीक हो गए। अगर उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो उनके शरीर में एंटीबॉडी आ रही है ऑलरेडी मौजूद है, तब उनको लगता है कि उस समय हमने टेस्ट नहीं कराया, सिम्टोमेटिक हो के हम ठीक हो गए। ऐसे लोग फिर कब वैक्सीन लें, अगर उनको पता भी नहीं है लेकिन अगर उनके शरीर में कुछ Where is the एंटीबॉडी पाई data? जाती है? Where is the सर data? एंटीबॉडी लेवल हो या ना हो, यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। तो उस- वैक्सीन Ma'am, I totally इज agree इंटायरली with you. डिफरेंट। अगर But ma'am, आपका where is the पहले data? कोविड हुआ हो या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ और आपको एंटीबॉडी बन रही है, Ma'am, where is the doesn't data? correlate with the vaccine.
vaccine you have to take irrespective of your antibody levels. No, man, no. I अच्छा, totally वो डॉक्टर राजेश जी, दूसरा सवाल एक चल रहा था कि एक हमारे मित्र है, उनको ऑलरेडी एंटीबॉडी है, उनको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव हुए थे, कब हुए थे, नहीं हुए थे, तो वो जानना चाह रहे थे कि हम वैक्सीन लें कि न लें। एक और बिल्कुल, सवाल है, बिल्कुल। सुषमा गुप्ता है, वो कह रही कि मेरा बेटा 17 साल का है, पिछले दिसंबर में उसका एंटीजन पॉजिटिव आया था, आरटीपीसीआर नेगेटिव आया। आश्चर्यजनक बात है, उसका एंटीजन पॉजिटिव आया, आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, अस्पताल में 10 दिन भर्ती रहा, उसके बाद भूख कम हो गई, अंडरवेट हो गया, बिस्तर से उठाते समय चक्कर आते हैं, ऐसे में क्या इलाज लें? ये सुषमा गुप्ता जी हैं, फेसबुक पर सवाल पूछ रही हैं। डॉक्टर जीडी पुरी साहब, अगर आप शंका समाधान कर सकें। डॉक्टर जीडी पुरी। देखिए, उनको कोविड था या नहीं था, ये सिर्फ ये 2 टेस्टों से नहीं डिस्क्राइब एक बार करके डिस्क्राइब किया जा सकता, बट वील गो विद दैट ही हैड कोविड। एंड कोविड में ये देखा गया है, व्हेन ड्यूरिंग द प्रोसेस द डिजीज एंड द रिकवरी प्रोसेस देयर इज सम ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, जिसके कारण खड़े होने से ब्लड प्रेशर गिरना या कभी हार्ट रेट तेज और स्लो होना, ये हो जाता है। As far as the vaccine is concerned, they should take, because already 3 महीने हो गए हैं. Regarding the management is concerned, he should go to a physician to wherever he was earlier getting himself treated. They will investigate. Otherwise, आप किसी neurologist से जाइए, वो आपकी टेस्ट करेंगे. Autonomic dysfunction यहाँ हो सकता है, कोई और कार्डियक प्रॉब्लम ना हो आपको, तो उसको वो इवैल्यूएट कर लेंगे. बट हाँ, ये टेलीफोन पे इसकी सलाह नहीं दी जा सकती, टू बी वेरी फ्रैंक. They must get the vaccine. Okay. Professor Dr. Rajesh Kumar, you were saying something before Ashni asked a question about some data not being prevalent. Please go on. I just want to say that Government of India is taking lots of precautions in terms of making the laboratories in the country. And if you see the data of ICMR, we have increased RT-PCR test, we have increased the rapid test, and lots of guidance have given by the Government of India for the HRCT also. Now, we have to request the people. It is not the government. The people has to take care. And our Honorable Prime Minister, our Honorable Health Minister is taking lots of care to do a lot of things. And it's the people, they have to take care of. If, let me tell you a simple example. If you go to Delhi, I belong to Delhi. People are not following the social distancing. Again, the same precaution is there. Let me tell you one more thing. Again, I am a laboratory person. I am emphasizing on that. RT-PCR is not alone the test that can give you positivity. We have to go for the HRCT because it gives you the condition of the lungs and all those things. And Government of India has prepared all those things. They're providing everything to all the states and union territories. And I thank to the Honorable Prime Minister who has done tremendous job. No, Dr. Rajesh Kumar, if the HRCT gives you a lot of radiation exposure, if you are a mild case, why would you go for HRCT? Why wouldn't you go for a simple X-ray, figure out you have infection, and then start the treatment? Why go for HRCT in that case? Sir, again I am telling, RT-PCR is negative, the patient is stable, no symptoms are there, but when I saw the HRCT, their score is 22 after 25. What should I do? जी डॉक्टर सुरची, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे. डॉक्टर सुरची, इससे पहले जैसे हमने आपसे पूछा कि लोगों के टेस्ट होने पे, Can I make a comment on Dr. Rajesh Kumar's these comments? अच्छा डॉक्टर सुरची, एक बेहद बेसिक सा सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा इसी टेस्टिंग से रिलेटेड, कि ऐसी स्थितियां आती है कि HRCT की बातें जो चल रही है उसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस बार ये चीजें, ये ट्रेंड काफी देखने में मिल रहा है. पिछली बार डॉक्टर्स जो है एक्सरे करके ही चीजों को समझ लेते थे, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कराने के लिए. That is true. Let me tell you. Without that, you cannot confirm. Otherwise, the patient will die.
डॉक्टर सुरुचि, आप एक चीज और जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव आ जाता है, फिर उसके बीच क्या सीबीसी या कुछ और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस उसको ब्लड के और सब चीजों के कराने चाहिए? मान लीजिए कोई पेशेंट पॉजिटिव आ गया, तो क्या उसके साथ साथ और कौन कौन से उसको टेस्ट कराने चाहिए? लोग टेस्ट की तरफ भागते हैं, तो जैसे उसको अपने जो पैरामीटर्स है वो क्लियर दिखें, ये वो जानना चाहेगा हर एक पेशेंट। तो डॉक्टर सुरुचि, आप बताएं कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव हुआ तो और साथ साथ क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या ब्लड के और सब चीजों के? जैसा कि मैं आपको बड़े सिंपल उस पर बता सकती हूँ, ये नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है सार्स कोरोना। ये आरएनए वायरस की 7 दिन की वायरीमिया होती है। तो जब ये पहले दिन पे होता है और 7 दिन तक इसमें वायरस मल्टीप्लाई करता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट डे आप देखेंगे पेशेंट को सिम्टम डेवलप करना शुरू होता है। अगर आप माइल्ड केस को मैं अगर लेकर चलती हूँ, माइल्ड केस को, तो उसको बुखार होगा, उसको डायरिया हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, मलेज हो सकता है, भूख नहीं लगे, आंखों में जलन, ऐसी चीजें शुरू होती हैं उसको। फर्स्ट डे से जब शुरू होता है तो 3 से 4 दिन, करीब 70 to 46 आवर्स पेशेंट को बहुत सिवियर फीवर हो सकता है। फीवर कैन गो अप टू 102 टाइप्स। फीवर के लिए अगर आपने सैंपल दे दिया है कोरोना का, तो आप सिंपल दवाइयां अवेलेबल हैं, आप नियरेस्ट फिजिशियन को जाइए, पैरासिटामोल मिले वो खाइए, आइवरमेक्टिन बहुत अच्छे से मिल रही है, डॉक्सीसाइक्लिन एक सिंपल सी एंटीबायोटिक है जो नुकसान नहीं करेगी, वो आप ले सकते हैं। इतने एक कोरोना की जांच देकर आप इतने 4 दिन तक आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, होम आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5वां और 6ठा दिन, जैसे कि मैं आपको कह रही हूं वायरस का एक साइकिल है 7 दिन का, तो 5वां और 6ठा दिन बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। 5th 6th डे भी अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, फीवर दवाई से भी नहीं जा रहा है, नॉट रिलीव्ड ऑन मेडिकेशन, कफ कंजेशन बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, डायरिया हो रहा है, बच्चों में डायरिया बहुत कॉमनली देखा गया है, तो दिस इज द अलार्मिंग साइन। 5th डे के बाद भी अगर आपके सिम्टम सबसाइड नहीं कर रहे हैं तो वो मॉडरेट इलनेस की तरफ चला जा रहा है। मॉडरेट इलनेस में बिल्कुल सही है, सीटी भी जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिशन के लिए तरफ भी सोचना पड़ेगा, आपको आगे सेकेंड एंटीवायरल जो हमारी डिफेंस में आ रही है उनको भी लेना पड़ेगा, और you should seek consultancy to physician, consult the hospital. 5th 6th is a very crucial time. इसमें अगर आपका बुखार नहीं हो रहा है तो आपको और भी पैरामीटर्स टेस्ट कराने होते हैं, आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट्स, इसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, डी डाइमर टेस्ट, इंटरफेरॉन्स, सीआरपी, फेरेटिन लेवल्स, इन सब माप, एलडीएच, इन सबको मापदंड को मैच करते हुए डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इनकी कैसी प्रोग्रेस होगी। दे आर जस्ट अ प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स। इसमें आप इन्फेक्शन मार्कर्स जैसे जैसे ये बढ़ते हैं इनको ही मॉनिटर करके हम बताते हैं कि अच्छा अब आपका फेरेटिन लेवल ठीक हो गया, डी डायमर ठीक हो गया, तो इन्फेक्शन कम हो रहा है या बढ़ हो रहा है। लेकिन पहले दिन से ही सारे टेस्ट करा के बैठना कोई अक्लमंदी नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉमन ड्रग्स अवेलेबल हैं, और जैसा कि रिमोट एरिया इंडिया में है कुछ परसेंटेज, तो हम देखते हैं बिल्कुल उनको कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, टेस्टिंग के रिपोर्ट्स भी उनके लिए डिलेड है। उनके लिए बस यही है, होम आइसोलेट करें, पैनिक ना करें, जो नियरेस्ट आपके डॉक्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है वहां से दवाइयां आराम से मिल रही हैं, उनको लें, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, 4th-5वें दिन तक भी आपका सिम्टम में कोई भी आपकी कमी नहीं महसूस हो रही है तो जरूर रेफरल हॉस्पिटल्स को में जाकर भर्ती हो या किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करें, फिजिशियन को कंसल्ट करें। जी, all right. Professor Puri, Rajan Mathur asks on our Facebook page, he says, my wife is a senior citizen. She had a second dose of the vaccine 14 days back. Today, since morning, she has pain in the ribs area and in the back. No other symptoms. Saturation is 98. Could it be due to COVID? She has not come in contact with any outsider for the last 10 days. What should he do? Well, I will just suggest take some painkillers, wait for a day or two, unless she gets fever or myalgias, then only she should go ahead with doing some testing, because I don't think it is related to the vaccine, number one. And
just the chest pain or the back pain is not a sign of the first sign of COVID. जी The first sign of COVID, as madam has already told, the fever, the myalgias, your loss of taste, diarrhea, that can be. So don't worry, just take some painkillers and wait for it to subside. If it doesn't, then of course, then one can need. But then again, simple backache is not an indication to do an RT-PCR or any other test to do the जी। rule out to confirm the COVID. जी डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक है संजय पांडे बिहार से, हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आप अपना सवाल पूछें। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कोविड के प्रारंभिक लक्षण हैं, जैसे स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, कमजोरी, तो इसको देखते हुए प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो अगर शुरू कर दिया जाता है, इनकेस बुखार नहीं रहा था, पैरासीटामोल वगैरह छोड़ करके जो पेपर वगैरह में डॉक्टर साहब लोग जो बताते हैं, तो इसको अगर कंटिन्यू 6-7 दिन तक खाया जाता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे इनकेस अगर कोविड नहीं निकला तो? डॉक्टर सुरुचि? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये कोई साइड इफेक्ट है। इवन स्टेरॉइड भी जिनको 5 दिन तक लगातार बुखार रहता है या बुखार उनका कम नहीं होता, सिम्टम्स कम नहीं होते हैं, 6-7 डे स्टेरॉइड्स भी शुरू किए जा रहे हैं। तो इतना स्टेरॉइड से अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बहुत हाई डोज में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये सेफ था। मैम, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ जो है वो डायबिटिक हैं और उनको मैं 5 दिन से ये जो प्रारंभिक लक्षण है उसको देखते हुए मैं दवा चला रहा हूँ 1 मई से, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डायबिटिक के केस में इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? मेटासिन, इबरमेक्टिन, ये सब जो है। सर, स्टेरॉइड का ही एक रोल है, डायबिटीज वालों को डिरेंज हो जाता है शुगर लेवल, बाकी और आपको सिंपल डॉक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक, इबरमेक्टिन से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थैंक यू मैम। And और Dr. आप Shukla, ब्लड शुगर जरूर करा लीजिएगा उसमें, एक बार आप करा सकते हैं। Dr. Shukla, once the steroid course is over, do the sugar levels come back to the normal levels? ये डिपेंड करता है सर, वो कितने उनका ग्लाइकोसाइलेटेड इंडेक्स है और कितना उनका शुगर था, डिरेंज्ड डायबिटीज तो नहीं है, मेंटेन्ड है कि नहीं, इंसुलिन पे हैं। दे हैव टू कंसल्ट डायबिटोलॉजिस्ट और एनी मेडिसिन आफ्टर नोटिंग देयर शुगर लेवल, दे शुड कंसल्ट वंस। Okay. जी डॉक्टर जीडी पुरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि अगर ये स्थितियां आती है, टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, तो जैसा डॉक्टर सुरुचि ने बताया कि अगर आप फीवर है लंबे समय तक और वो नहीं होता तो डॉक्टर से कंसल्ट के बाद जो भी हैं ब्लड काउंट और दूसरी चीज़ें आप कराएं। ऐसे पेशेंट जो कि पूरा ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, फिर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 7 दिन का ये पूरा का पूरा स्थिति साइकिल बनती है। अभी ये कहा गया है, लेटेस्ट जो गाइडलाइन है कि 10 दिन में अगर पिछले 3 दिन से आपको फीवर नहीं है तो आप अपने को पूरी तरीके से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि घर में हैं, आइसोलेट हैं, क्या वो मतलब वो फिर क्या प्रिकॉशंस लें? क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन में उनको हॉस्पिटल से घर भेजा जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ एहतियात बरते जाने की बात कही जाए, क्योंकि पिछली बार ये प्रोटोकॉल तकरीबन 14 दिन का था। प्रोफेसर जीडी पुरी। देखिए, चाहे वो नेगेटिव हैं, हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, ये 10 दिन का इसका 2 महत्व है। एक तो मैडम ने कहा पहले 6-7 दिन वायरिनिया फेज होता है, वायरल का रेप्लिकेशन होता है, फिर उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म से ज्यादा सिम्टम्स सेकंड वीक में आते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होनी होती है वो 10, 11, 12 दिन में हो जाती है। और अब देखा गया है कि वायरल शेडिंग भी जो है 10 दिन तक होती है नॉर्मली। मे भी कुछ इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स पे जो होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा देर लगता है, और अगर वायरल शेड लेटरली होता भी है वो दैट इज अ डेड वायरस। सो वेदर आज की डेट में चाहे वो 10 दिन हो या 14 दिन हो, 15 दिन हो, यू हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। यस, बट यस, you need to be precautionary, remain, not intermingle without mask with other people. That's what the thing is. And as far as using, like कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं ऑफिस जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। यस, क्योंकि सरकार ने ये कुछ सोच समझ के देखा गया है, बट यस, 10 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज हो जाए, पर 2 हफ्ते तक आप लोगों से बहुत ज्यादा क्लोजनेस ना बनाएं, और जब भी कहीं किसी से मिले मास्क डालें, चाहे वो आप
कोरोना से 4 5 हुए 6 थे 7 या 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जी अमृत, आप कंटिन्यू करें। जी। डॉक्टर सुषमा, आपसे डॉक्टर सुरुचि माफ कीजिएगा, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 दिन के बाद हॉस्पिटल्स की वो तो कंडीशंस है, घर में लोग 14 दिन तक रहें, 2 हफ्ते तक लोगों से ना मिले। इसके बाद लोगों के मन में होता है कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आम मरीज की ये साइकोलॉजी होती है कि हम देख लें कि हमारा चेस्ट कहीं इन्फेक्टेड ना हो, कहीं ये ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बगैर दवा खाए भी ठीक होते हैं, घर में रहने के बाद वो समझते हैं कि हमारा बड़ा इलाज नहीं हुआ। तो ऐसे मरीज जो कि पूरी तरीके से ठीक हो गए, 14 दिन 17 दिन उनका बीत गया, क्या ठीक होने के बाद भी क्या कुछ जांच कराना चाहिए? लोगों के मन में होता है कि हम छाती का एक्सरे करा लें, ये करा लें, वो करा लें, आप क्या सजेस्ट करेंगी डॉक्टर सुरुचि? मैं कहूंगी अगर वो सिम्टोमेटिकली बिल्कुल फाइन है और उनको वीकनेस एक चीज है जो लोगों को 15-20 दिन तक भी देखी जा रहा है, तो अपने मल्टीविटामिन और विटामिन डी लेते रहें और कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपको 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखें एंड देन आप अपना धीरे धीरे स्मॉल वर्क शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन बी ओके। उसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है कि चेस्ट एक्सरे आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखा देगा या सीटी दिखा देगा या नेगेटिव रिपोर्ट से आप साइकोलॉजिकली ओके हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिम्टम वाइज फाइन है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई टेस्ट कराने की। Dr. Shukla, I want to add a question, add something to this question here. I have a very close friend who's a heavy smoker. मानता ही नहीं है, कई बार समझाया मत किया कर, पर चले वो कोविड पॉजिटिव हो गए, अब वो नेगेटिव हो, मतलब वो ठीक है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनका चेस्ट कितना अफेक्ट हो गया हो, ये कैसे पता करें हम? सर ये कोविड जो है एक एक्यूट इलनेस है, एक्यूट इलनेस है, और अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डायबिटिक नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो वो 14 डेज में ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन। अगर उसके इम्यून सिस्टम अच्छी है, माइल्ड इलनेस है, ही विल बी फाइन। वो कोई अलग से ओपेसिटी लाइक टीबी क्या है, क्रॉनिक होता है, एक ओपेसिटी या लंग ओपेसिटी कर देगा, ऐसा कुछ कोविड में नहीं देखा गया है। तो अगर उसका माइल्ड इलनेस है एंड ही हैज कम आउट ओके, तो आई डोंट थिंक उसको कोई चेक की जरूरत है। जी, एक चंद्रपाल अमृत, अब चंद्रपाल है मेरठ से, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्रपाल जी, आप अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार। सर मेरी आयु है 70 वर्ष और मैंने पहला टीका 19 मार्च में लगवाया था, तो दूसरा टीका अभी तक नहीं लगा। अब मैं इस परेशानी में आ गया कि मुझे हरने की बीमारी है और ये मुझे बहुत परेशान कर रही, दर्द हो रहा, पेन हो रहा बहुत ज्यादा हरनी में जी। ये पेन इसलिए हो गया कि मैंने छत पे जाके और थोड़ी सी वो व्यायाम करा तो वो नस पता नहीं कैसे इधर उधर हो गई, तो दर्द हो रहा है इस समय। तो मुझे पहले हरनी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए या टीका लगवाना चाहिए दूसरा? प्रोफेसर जीडी पुरी साहब। देखिए, हर्निया एक बीमारी है जो एग्रेवेट हो जाती है एक्सरसाइज से। देखिए, आपको जब भी कभी हॉस्पिटल जाना है तो यू मस्ट बी कंप्लीटली, आपका इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस वायरस शुड बी कंप्लीट। सो इसलिए प्रायोरिटी होगी पहले आप अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। बट हाँ, अगर आपका हर्निया, आप कह रहे हो दर्द हो रहा है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ये ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा, ये कहीं उसकी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। अगर वो रिड्यूस हो गया है, आप खाने पीना ठीक कर रहे हैं, उल्टियां नहीं आ रही हैं और कहीं पेन रेडिएट नहीं हो रही है और नॉर्मल हो गया तो ठीक है। Otherwise, you must talk to your surgeon whom you have already showing about this. But he also, I'm sure, if nothing is wrong with the hernia acutely at this point of time, he will advise to stay at home, get yourself vaccinated, and make sure you don't again strain to produce obstruction or exaggeration of your hernia. But yes, if that is an emergency, then obviously you have to undergo. Best होता है अगर आपकी सेकंड डोज लग गई है, जैसे आपका 17 मार्च था, दिस द राइट टाइम टू गेट, अगर कोविशील्ड है तो राइट टाइम टू गेट द सेकंड डोज। एंड अगर कोवैक्सीन है वो तो विद इन अ मंथ आपको सेकंड डोज लगाना होता है और सेकंड डोज के 1 महीना के बाद आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला,
the Vikas Mehrotra on our Facebook page asks, my parents took the first dose of Covishield 1.5 months back, but now Hey, the hello. second dose is not available nearby. What should I do? Basically, this question, a lot of viewers ask if they're not getting the second dose within the recommended time gap between the two doses, how long can they wait before they find a slot for the second dose? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना सेकेंड डोज के लिए वेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 वीक्स, और इसके बाद फर्स्ट वीक और फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज में मैक्सिमम 6 to 8 वीक्स का कोविशील्ड के लिए आप कह सकते हैं. तो फर्स्ट ही हैज टेकन कोविशील्ड, आई थिंक ही कैन वेट फॉर जस्ट one week or so and he should get the vaccine. Dr. G.D. Puri, there is contradictory data on it. In foreign countries, they are on this AstraZeneca vaccine, which we call Covishield in India. They're keeping the gap between the two doses up to 3 months also. So can a patient go beyond 8 weeks if the patient does not find a slot for the second dosage? Well, if it was not the surge which we are facing at this moment, I would have said, doesn't matter, 2 to 3 months, fine. But in current surge, we are worried if we have to go, no, we have to take precautions, mask, distance and all those things, but still, we can inadvertently get exposed. So I will like to get the second shot as soon as possible, but I won't like to take before 6 weeks because effectiveness has been found to be better after 6 weeks, and they say 2 to 3 months is good. But yes, if otherwise situation, I would not have minded an extra week spent because that is a different story. But now in this current situation, go ahead whenever you're possible to get it. But then if you're not getting it around, then there's no reason to panic. I must tell you that even after first dose of Covishield, though it may not produce 60 to 80% of protection, the data says, but still the chances of your getting a severe disease is quite a bit decreased, even if you have taken one dose and it has passed 1 month. जी Okay. शुभम अग्रहरी है, शुभम अग्रवाल है डॉक्टर सुरुचि, वो ये कह रहे हैं कि बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, वो कह रहे हैं कि हम किस डेट से अपना कोविड टाइमलाइन हमको अपना देखना चाहिए, जिस दिन पहला सिम्टम आया या फिर उसके बाद जब हमारी रिपोर्ट आई, या फिर मतलब कब से हम उस टाइमलाइन को मान चलें. और ये भी कहा जाता है कि रिपोर्ट तो शायद तभी पॉजिटिव आती है जब कम से कम 4 दिन तक वो वायरस जो है अपने को इंक्यूबेट कर चुका होता है. डॉक्टर सुरुचि, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, डे 1 ऑफ सिम्टम पे भी वायरस RT-PCR से पॉजिटिव आ जाता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 दिन बाद होगा. डे 1 ऑफ इलनेस इज एनीथिंग लाइक फीवर हो रहा है, बच्चों में डायरिया देखा गया है, तो फीवर कुड बी द फर्स्ट डे ऑफ योर इलनेस, उससे आप सब कुछ जोड़िए. तो जिस दिन पहला सिम्टम आए उस दिन से अपना पूरा डे 1 ऑफ इलनेस है आपका. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और देख रहे हैं, लोगों में एक टेंडेंसी आ रही है इस बार जो ट्रीटमेंट का जो पूरा का पूरा वो चल रहा है, ट्रैक चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी दवाएं या बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस या पूरा का पूरा ऑथेंटिकेटेड तरीके से उसको सर्कुलेट भी किया जाता है कि यहाँ से है, यहाँ से है. इस बार स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है. इसके पहले जो था, जो पद्धतियाँ बदलती रहती है, मतलब कहने का तरीका ये कि चेंजेस होते हैं. कुछ लोग शुरू से ही स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं. इन सब बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, या फिर क्या एग्जैक्टली उनको फॉलो करना चाहिए? प्रोफेसर जी.डी. पुरी, आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये सब स्टेरॉइड चले, कब तक वो स्टेरॉइड डाले, कब तक वो ये मान के चलें कि हम आइवरमेक्टिन या शुरुआती डॉक्सीसाइक्लिन खा के ही ठीक हो जाएंगे, किन कंडीशंस में ये होगा? क्योंकि लोग तेजी से भाग रहे हैं इस तरफ और उसके रिजल्ट्स भी अलग तरीके से आ रहे हैं. देखिए, स्टीरॉइड्स के बारे में पहले भी अर्लियर प्रोग्राम में हम बोल चुके हैं कि कोविड की ट्रीटमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन HRCT. I must reiterate that, not based on X-ray, but yes, it indirectly can predict कि yes, he should be having some desaturation अगर बहुत ज़्यादा HRCT में findings है. Our treatment, the physiological effect or the pathological effect of the COVID
on lung will be reflected in either decrease in the baseline saturation, or the patient will have decrease in saturation after walking for 6 minutes. That's called the 6-minute walk test. So, as Madam has said, in the first week, it's a viral replication. At this point of time, if saturation is normal, patient is not having breathlessness, it is foolish, I'll say foolish to start steroids at this stage. It has been seen in the recovery trial that the patients who were given steroids at this stage, when the patients were not hypoxic, when they were not requiring oxygen, the mortality was more in those who were given steroid than those who were not given steroid. So this settles the score that no steroids in the initial phase. Now, when to give steroids? The steroids are indicated. Steroids तभी लेने चाहिए जब मरीज की सैचुरेशन नॉर्मल से गिर रही है। जो ICMR गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं 94% हो गई है सैचुरेशन तो आप दे सकते हैं। कई लोग आजकल, जैसे आपने कभी टीवी में सुना होगा, मैडम भी बोल रहे थे कि बिना desaturation के भी दे रहे हैं, but then it should never be given in the first 7 days, number one. If after 7 days symptoms are persisting, if patient is feeling breathless, if it is corroborated with the high scores of HRCT or other signs or symptoms or tests like high CRP, then we can start the steroids. But again, taking the HRCT के वैल्यू पे या CRP के वैल्यू पे पहले हफ्ते में अगर आपने ले लिया, हमने देखे हैं कई लोगों के जिन्होंने चौथे पांचवें दिन भी लिया है CRP के बेस पे या किसी के HRCT, वो हमारे आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। डॉक्टर इसका मतलब ये है कि स्टीरॉइड्स प्रिवेंट नहीं करते डिजीज को प्रोग्रेस करने को, दे कैन halt the damage done by the cytokine storm if given at right stage, not very late, but if you give it in the early phase, they can even exaggerate the findings, exaggerate the effect of the virus. डॉक्टर जी अमृत कंटिन्यू करें। Satya Prakash Ashwini asked this question on our social media page, and if Dr. Suruchi Shukla could take this. He says, my blood is G6PD deficient. Now I do understand what that means. Dr. Shukla can answer that. My age is 32. I have some drugs which I have to avoid. Is the vaccine safe for me? सर, वैक्सीन की अभी भी कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में ना लेने की ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है हमारे पास। जहां तक जितना डाटा अवेलेबल है, आई थिंक ही कैन टेक इट। The rest, sir can answer, sir. Rakesh sir can answer. Professor Puri, and there's a related question. This gentleman says he's taking, he's G6PD deficient, and he takes some drugs which he should avoid. He has a list. He has to avoid some drugs. He's 32 years of age. Can he take that? And another related question by another gentleman is, he is on blood thinners. Is taking the vaccine safe for him? देखिए, as far as blood thinner is concerned, it's not contraindication. Rather, they should not stop blood thinners when going for vaccine. Number one. Number two is the G6PD deficiency. Again, this is not a contraindication for getting the vaccination. Yes, there are certain list of drugs which you need to avoid, like sulfur drugs and other drugs, which needs to be avoided in patients who are G6PD deficiency, because this can lead on to hemolysis in these patients. So these list of drugs can be easily accessed to the website. I may not be able to give you offhand what is the list of drugs which needs to be avoided, but nothing related to the Covaxin or COVID. जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। एक बार हम अमृत अपने दर्शकों को बता दें कि वैक्सीनेशन की स्थिति क्या कुछ है। देश भर में अब तक तकरीबन 16 करोड़ 25 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। और अगर देखें तो वहीं पर टीकाकरण के तीसरे चरण में पिछले 24 घंटे में टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 44 साल की उम्र के 2,30,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण में अब तक 9 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। और इस सबके साथ साथ अगर देखें तो काफ़ी तेज़ी से
वैक्सीनेशन के ड्राइव पर, वैक्सीनेशन के फ्रंट पर और साथ ही साथ लोगों को संक्रमण से उबारने पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुरुचि शुक्ला और डॉक्टर जीडी पुरी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे को एंकर अमृतपाल हमारे साथ हैं। अमृत, आप कंटिन्यू करें। All right, Ashwini, this gentleman asks a question. मुझे 21 मार्च को कोविड हुआ था, अभी बीपी लो रहता है, मैं क्या करूं? Sorry, this lady Renu Bala asked this question. Dr. Suruchi Shukla, if you could please take that. 21 मार्च को कोविड हुआ था, अगर ब्लड प्रेशर लो रह रहा है तो शी शुड गो फॉर फिजिशियन कंसल्टेंसी। वो अपना थायराइड एक बार चेक कराएं, और भी पैरामीटर्स हैं जो लो बीपी के वजह से हो सकता है, या उनको पहले से ऑलरेडी लो बीपी रहता हो, तो एक बार इसको पूरा जांच करवाएं, फिजिशियन को कंसल्ट करें, एंड दैट शी कैन गो ओवर। मे बी बिकॉज ऑफ द वीकनेस, बट हाउ मच इट इज लो शी हैज टू मॉनिटर करना पड़ेगा कितना बीपी रह रहा है, एंड शी हैज टू कंसल्ट। जी, Ashwini, before you go ahead, let me clarify one thing on this program, that our experts give you generic advice. Your best solution is your physician. If you feel the symptoms, please contact a physician. These are generic advice. They are not a substitute for a physician. Do not self-medicate. There is a lot of, as Ashwini was saying, there is a lot of medication floating around on the social media. Please do not take it. Remember, every case is specific. You may have comorbidities. How much is your infection level? Whether you're a mild case, severe case, you can be home isolated, you require hospitalization. All that assessment your physician will do. Please contact a physician. The advice that you get from our experts is generic advice. Ashwini, please go ahead. हाँ, निश्चित तौर से कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो ये जो आपकी स्थितियां हैं, जो आपके सवाल हैं, उसके उस तरीके से है, उसको सार्वभौमिक तरीके से या सब पर लागू करके नहीं कहा जा सकता। और एकदम सही बात है कि अगर आप संक्रमित होते हैं, पहले तो कोशिश करिए कि संक्रमित हो ही ना, क्योंकि मास्क लगा के रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, और ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो अपने फिजिशियन के क्लोज कांटेक्ट में रहिए, और जो भी दिशा निर्देश जिस तरीके की, चाहे वो जांच की हो, चाहे वो दवा की हो, उसको आप फॉलो करते रहिए। और निश्चित तरीके से एक सवाल हमारे पास और आ रहा है, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बहुत सारी माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, इन सबको अगर कोविड होता है तो उस स्थिति में क्या हो? एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, शाश्वत आरान। अगर वो गर्भवती हैं और या दूध पिला रही हैं बच्चों को, ऐसे स्थिति में अगर गर्भवती हैं और उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जरूर जाएं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, अगर उनको कोविड है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जरूर जाएं, घर पे ही उसका कोई उपचार करने की कोशिश ना करें, और हॉस्पिटल में जरूर जाएं। हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डिलीवरी कैसे होगी, उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। कोविड पॉजिटिव माओ की अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे को माँ से अलग थोड़ा रखा जाता है, दोनों की जांच की जाती है कि पॉजिटिव बच्चा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस तरीके से बच्चों को डील किया जाता है। माँ को दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं वो जरूर दे दी जाएंगी, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करेंगे, वो जरूर देंगे अगर वो कोविड पॉजिटिव है। मन में भय बैठाने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं पैनिक हो जा रही हैं कि उनको कोविड हो जा रहा है तो उनके बच्चे पे क्या असर होगा। तो क्या किसी तरीके की जांच वांच भी कराने की जरूरत है इस बीच में? कोई टेस्ट कराना या कोई किसी तरीके का वो, या कोई घर पे ही जो भी दवाइयां हैं, और अपने अगर आप किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं तो आप जरूर उनको संपर्क करें कि आपको कोविड हो चुका है या हुआ है, तो उसमें जो सेफ दवाइयां हैं, जो प्रेगनेंसी में सेफ दवाइयां हैं, सिर्फ वही लें। जो अवेलेबल है मार्केट में वो गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ डिफरेंट होती हैं, वो सारी दवाइयां वो नहीं ले सकती हैं। तो एक बार उनको डॉक्टर के कंसल्ट जरूर कराना है कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमें कोविड हो गया है, तो हम कौन सी दवाई अपने कोविड से निपटाने के लिए, कोविड रिलीफ के लिए हम क्या दवाइयां लें जी। तो एक बार उनको जरूर जाना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में जी। अमृत कंक्लूड करें जी। Pavan Pahadia asked this question: Does COVID spread through newspapers too? Dr. G.D. Puri.
Well, it was considered, fomites were considered as a major, one of the methods of spread. But recently it has been seen that it's more of aerosol, the droplets, small droplets. And so you should not be so much worried about the newspapers. But again, the general apprehension is that whatever comes from outside, you be, just leave it for some time and let it, जी समय कम है। प्रोफेसर जीडी पुरी साहब, प्रोफेसर जीडी पुरी, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, अमृतपाल और सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए हम सबको शुक्रिया कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का आप फॉलो करें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और साथ ही साथ इस स्थिति में हम आपसे ये भी कहेंगे कि जहां जिस रूप में भी आप इस पूरे के पूरे अपने क्षेत्र में कोविड से संक्रमित लोगों की सहायता मदद जो भी आप कर सकते हैं उसको आप करें। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप मास्क धारण करें अगर आप बाहर निकलते हैं या कहीं काम करते हैं, और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, डॉक्टर जीडी पुरी और अमृतपाल हमसे जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।